अध्याय 21 दो सूर्य वाली दुनिया से स्मृति चिन्ह। हर चीज के भयानक रूप से गलत होने का दूसरा संकेत था तापमान में गिरावट। मशालों की लौ कांपने लगी और मथम पड़ गई, जबकि ठंड ने गुफा की दीवारों को ढकना शुरू कर दिया, खुरदरी चट्टानों को चमकदार बर्फ की चादरों में बदल दिया। रोमांचक, एजियोर उत्साह से बोला। आध्यात्मिक प्रतिध्वनि मानक बर्फ गुणों वाली तकनीकों से पूरी तरह अलग है। यह शक्ति सीधे गुफा की छत फट गई। रूपक रूप में नहीं बल्कि सचमुच बर्फीली चट्टानों और गहरे लाल रंग की बर्फ की बारिश में बिखर गई। चीख पुकार गूंज उठी क्योंकि विशाल मलबे के टुकड़े नीचे शरणार्थी शिविर पर गिरने लगे। मैंने लोगों को जिंदा दफन होते हुए देखा, कुछ को गिरती चट्टानों के नीचे कुचले जाते हुए। स्काईबाउंड उस छेद से नीचे उतरा जो उसने खुद बनाया था, ठंडी हवा की धाराओं पर शांति से तैरते हुए। उसकी पोशाकों पर ठंड के पैटर्न चमक रहे थे और उसकी आंखों में वही गहरी लाल रोशनी थी जो आम लोगों को पागल बना देती थी। तुम मिल गए। आतंक तुरंत फैल गया। लोग हर दिशा में भागने लगे, बचने के लिए बेताब। लेकिन स्काईबाउंड की बर्फ तेजी से फैल रही थी, जमीन और दीवारों को ढक रही थी, हर सतह को खतरनाक रूप से फिसलन भरी बना रही थी। मैंने भयावहता से देखा जब कुछ शरणार्थी गिर पड़े और वहीं जम गए। सब लोग पूर्वी सुरंगों की ओर जाओ, माया ने चिल्लाते हुए किसी तरह की निकासी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। हेनरिक, हमें उन्हें समय देना होगा। वह विशाल आदमी पहले से ही आगे बढ़ रहा था, स्काईबाउंड और भागते हुए ग्रामीणों के बीच अपनी स्थिति बना रहा था। उसकी कुल्हाड़ी उन प्राणियों के सामने निरर्थक लग रही थी जो महज इशारे से पत्थर चकनाचूर कर सकते थे। मैं एक पल के लिए स्थिर खड़ा रह गया, असंभव से फैसले में उलझा हुआ। मेरी शारीरिक क्षमताएं किसी भी सामान्य इंसान से कहीं अधिक थीं, लेकिन स्काईबाउंड के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति और आध्यात्मिक तकनीकों तक पहुंच के साथ भी मैं उसके लिए मुश्किल से ही कोई खतरा होता। और अब, जब मैं केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं तक सीमित था। तुम भाग सकते हो, एजियोर ने चुपचाप कहा। तुम्हारी तीव्र गति बाकियों से बहुत आगे निकल सकती है। दक्षिणी सुरंग अब भी साफ है। वह सही था। मैं बच सकता था, खुद को बचा सकता था। आखिरकार मैं इस तरह के शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ कर भी क्या सकता था। मैं कोई वीर योद्धा नहीं था जो केवल अपने संकल्प से असंभव बाधाओं को पार कर सकता। यह कोई ऐसा एनीमे नहीं था जहां नायक की दृढ़ता उसे जादुई रूप से जीत दिला दे। अगर तुम्हें यकीन न हो कि मरने से तुम अपनी असली दुनिया में लौट जाओगे, तो क्या तुम फिर भी लड़ोगे? मैंने एक और शरणार्थी समूह को जमते हुए देखा, उनके चेहरे भय से जमे हुए थे। कोई भी मरना नहीं चाहता, मैंने चुपचाप स्वीकार किया। फिर मैं हिला। भागने के रास्ते की ओर नहीं, बल्कि माया और हेनरिक की ओर। मैं सबको नहीं बचा सकता था, शायद अधिकतर को भी नहीं, लेकिन शायद मैं कुछ लोगों को बचा सकता था। पूर्वी सुरंगें अभी भी साफ हैं, मैंने उनके पास पहुंचते हुए कहा। लेकिन हमें जल्दी चलना होगा, बर्फ फैल रही है। हेनरिक का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने स्काईबाउंड को व्यवस्थित रूप से एक और शरणार्थी समूह को जमाते हुए देखा। किसी को उन्हें रोकना होगा। हेनरिक, नहीं, माया ने शुरू किया, लेकिन वह पहले ही दौड़ पड़ा था। उसकी युद्धगर्ज गुफा में गूंज उठी जब उसने कुल्हाड़ी उठाए हुए स्काईबाउंड पर हमला कर दिया। एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए मुझे लगा कि वह वास्तव में वार करने में सफल हो सकता है। फिर लाल बर्फ जमीन से उभरी और उसे छाती के आर पार भेद गई। नहीं! माया की चीख मेरी छाती के किसी कोने को चीर गई। यही कारण था कि मैं भाग जाना चाहता था। अच्छे लोगों को मरते देखना कभी आसान नहीं होता। हमें चलना होगा, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अगर हम अभी नहीं गए तो और लोग मरेंगे। उसने क्षण भर विरोध किया, हेनरिक के अब बर्फ में ढके शव को घूरते हुए। फिर उसकी आंखों में एक कठोर दृढ़ संकल्प आया और उसने सिर हिलाया। हमने बचने वालों को पूर्वी सुरंगों की ओर ले जाने की भरसक कोशिश की। मेरी असाधारण शक्ति अब बेहद काम आ रही थी, गिरे हुए मलबे को हटाने और घायल शरणार्थियों को उठाने में। अब इसे छिपाने का समय नहीं था। तोमास, माया ने मुझे एक विशाल गिरी हुई लकड़ी को अकेले उठाते हुए देखकर आवाज दी, तुम यह कब से कर सकते हो? अभी बड़े मसले हैं,
मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, पहले से ही रास्ता साफ करने में व्यस्त। जैसे जिंदा रहना। उसने मुझे एक पल और घूरा, मेरी नई मांसपेशियों को देखते हुए, फिर सिर झटक कर लोगों की मदद करने में जुट गई। मेरे एक कमजोर गांव के लड़के से एक ताकतवर योद्धा बनने पर सवाल करने का समय बाद में आएगा। मास्टर, आपका आत्मातत्व तेजी से समाप्त हो रहा है। एज्योर की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजी। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। स्काईबाउंड की लाल बर्फ पूरी गुफा में फैल रही थी। हम बस मुश्किल से कुछ दर्जन लोगों को एक संकरी सुरंग से बाहर निकाल पाए थे, जब वह भी बर्फ से बंद हो गई। हम अंतिम बचे लोगों के साथ एक छोटी गुफा में छिपे थे। बाहर केवल ठंड, बर्फ और मृत्यु थी। वहां एक रखरखाव मार्ग है, एक खनिक फुसफुसाया। संकरा है, लेकिन सीधे सतह तक जाता है। शायद 10 लोग निकल सकते हैं। पहले बच्चों को भेजो, मैंने कहा। मैं तब तक समय खरीदूंगा। कैसे? किसी ने पूछा। तुमने देखा है वे लड़ने वालों के साथ क्या करते हैं? मैंने देखा था। 2 बार देखा था। बस उन्हें बाहर निकालो। और मुझे खेद है कि मैं अधिक लोगों को नहीं बचा सका। बर्फ करीब आ रही थी। ठंड बढ़ रही थी। मैं गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, यह जानते हुए कि शायद मैं मरने वाला हूं। फिर स्काईबाउंड वहां था। उसने अजीब तरह से सिर टेढ़ा किया। तुम बाकी लोगों से अलग लगते हो। क्या तुम भी? वह मुझ में कुछ पहचान रहा था। कुछ जिसे मैं खुद नहीं समझ सका। नहीं। उसने सिर हिलाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गलत था। फिर लाल बर्फ की एक बर्फीली भाला मेरी ओर बढ़ी। और मैं कूद गया। लड़ाई में। मौत की ओर। अध्याय 22, लाल सूर्य। मैं अपनी आंतरिक दुनिया में तैरते हुए लाल गोले को घूर रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे भीतर वास्तविकता को मोड़ने वाले एक विदेशी सूर्य का एक लघु संस्करण होना वास्तव में क्या दर्शाता है। वैसा ही सूर्य, जो आमतौर पर लोगों को पागल कर देता है और उन्हें क्रिस्टलीय राक्षसों में बदल देता है। तुम्हें यकीन है कि यह स्थिर है? मैंने शायद 5वीं बार अज्योर से पूछा। जितना एक वास्तविकता बदलने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति का अंश स्थिर हो सकता है, उतना ही, उसने उत्साह से जवाब दिया। हालांकि, मैं यह बता दूं कि जब हम अंतःआयामी घटनाओं की बात करते हैं, तो स्थिर एक सापेक्ष शब्द होता है। यह वास्तव में दिलासा देने वाला नहीं है। छोटा सा सूर्य धीरे धीरे धड़क रहा था, मेरी आंतरिक दुनिया में गर्मी की तरंगे भेज रहा था। मेरी 2 पत्तों वाली बीज इसे उत्सुकता से देख रही थी। अगर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई रचना इसे देख सकता था तो हमें इसे परखना चाहिए, मैंने आखिरकार कहा। बेहतर होगा कि हम नियंत्रित परिस्थितियों में इसका परीक्षण कर लें, बजाय इसके कि यह हमें किसी गलत समय पर आश्चर्य में डाल दे। शायद हमें पहले कुछ सुरक्षा उपाय तय कर लेने चाहिए। इसकी उत्पत्ति को देखते हुए अप्रत्याशित प्रभावों की संभावना अधिक है। मैंने सिर हिलाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। हर चीज की निगरानी रखना। अगर कुछ भी खतरनाक लगे, मैं तुरंत तुम्हें सचेत कर दूंगा, अज्यो ने वादा किया। हालांकि, यह परिभाषित करना मुश्किल होगा कि खतरनाक क्या है, जब हम बाहरी आयामी ऊर्जा स्रोत से निपट रहे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि इस स्थिति में कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से छोटे सूर्य को छूने की कोशिश की। प्रतिक्रिया तुरंत और तीव्र थी। लाल ऊर्जा मेरी आध्यात्मिक नाड़ियों में तरल अग्नि की तरह दौड़ने लगी। मैंने विस्मय से देखा जब लाल रेखाएं मेरी त्वचा पर उभरने लगीं, मेरी आध्यात्मिक नाड़ियों के मार्ग का अनुसरण करते हुए। वे सूर्य स्पर्शित लोगों के भयावह टैटू जैसे नहीं थे, बल्कि वे सुंदर, नाजुक पैटर्न थे जो मेरी धड़कन के साथ स्पंदित हो रहे थे। रोमांचक। अज्योर की आवाज में वह विशेष स्वर था जो वह विशेष रूप से दिलचस्प घटनाओं के लिए सुरक्षित रखता था। तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान पठन दर्शाता है। हाँ, मात्र कुछ सेकंड में 50 पॉइंट की वृद्धि। वह सही था, मुझे अपने शरीर में शक्ति प्रवाहित होती महसूस हो रही थी, जैसे मैं दीवारों को घूंसे से तोड़ सकता था।
स्थिति अद्यतन। आत्मा सार 60/450। आध्यात्मिक सार 350/350 स्थिर। शारीरिक सार 400/400 वर्धित। विशेषताएं लाल सूर्य सक्रिय, नाड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। नोट्स शारीरिक वृद्धि सक्रिय, अवधि अज्ञात। फिर यह प्रभाव उतनी ही जल्दी समाप्त हो गया जितना कि यह शुरू हुआ था। लाल रेखाएं मेरी त्वचा से गायब हो गईं और वह शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे घट गया, जैसे समुद्र की लहरें वापस लौट रही हों। स्थिति अद्यतन। आत्मा सार 60/450। आध्यात्मिक सार 350/350 अपरिवर्तित। शारीरिक सार 350/350 मूल स्थिति पर लौटा। विशेषताएं लाल सूर्य कमजोर, शेष शक्ति 23%। नोट्स वृद्धि की अवधि लगभग 10.4 सेकंड। लघु सूर्य अब कमजोर हो गया है, अज्योर ने सूचित किया। मैंने अपने आंतरिक संसार में तैरते लाल गोले का निरीक्षण किया। यह निश्चित रूप से अब फीका लग रहा था, एक जलते हुए तारे की तरह नहीं, बल्कि बुझती हुई चिंगारी की तरह। तो यह अस्थायी शक्ति वृद्धि प्रदान कर सकता है, मैंने सोचा। लेकिन किस कीमत पर? अज्ञात, अज्योर ने स्वीकार किया। हालांकि इसकी ऊर्जा छाया दो सूर्य वास्तविकता में पाई गई शक्ति से काफी मिलती जुलती है। हाँ, यह समस्या बनने वाली है। मैं इस दुनिया के राक्षसी साधना, डिमोनिक कल्टिवेशन पर दृष्टिकोण के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ स्थानों में ऐसे साधकों को देखते ही मार दिया जाता है। शायद हमें इसे उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल। जब तक आवश्यक न हो, सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग नहीं करना। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह यह है कि कोई धर्म योद्धा मुझे विधर्मी मानकर मारने आ जाए। दिलचस्प, अज्योर ने सोचा। हमारा यह छोटा लाल मित्र केवल एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह एक साधना कोर, कल्टिवेशन कोर जैसा संरचित है। तो यह मूल रूप से एक राक्षसी कोर है? शायद इससे भी अधिक। हमने अभी केवल इसकी सबसे बुनियादी शक्ति देखी है। मैं इसमें कई निष्क्रिय चरणों का पता लगा सकता हूं, लेकिन इन्हें सक्रिय करने के लिए वह चुप हो गया। मैंने कराहते हुए कहा, रुको। मुझे अनुमान लगाने दो, हमें इसे समझने के लिए दो सूर्य दुनिया में वापस जाना होगा, है ना? सही। हमें स्रोत का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह दुनिया खतरों से भरी थी, हत्यारे लुटेरे, वास्तविकता झुकाने वाले सूर्य, और वह भयावह स्काईबाउंड जो किसी को भी राक्षस में बदल सकता था। और सबसे अजीब बात, अज्योर, पिछली बार जब हम वहां गए थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। मैंने भौहें चढ़ाई। हर शब्द, हर इशारा। यह सिर्फ समान नहीं था, यह सटीक था। एक समय चक्र, टाइम लूप, अज्योर ने अनुमान लगाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने धीरे से कहा। हर चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, सब कुछ पूरी तरह से स्थिर था। यह एक अस्थायी चक्र के प्रमाण देता है, न कि समानांतर ब्रह्मांडों के। मैंने गहरी सांस ली। अभी के लिए प्राथमिक लक्ष्य तीसरी चरण की साधना में प्रवेश करना है। उसके बिना हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होगा। बिल्कुल, अज्योर सहमत हुआ। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह लाल सूर्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मैंने कमजोर पड़े लाल गोले को देखा। यह किसी जटिल पहेली की तरह था, जिसके सभी टुकड़े अभी तक मेरी पकड़ से बाहर थे। एक कदम एक समय पर, मैंने खुद से कहा। पहले तीसरी चरण की साधना। फिर इस सूर्य की सच्चाई को उजागर करेंगे। और अंत में इस समय चक्र से जुड़ा रहस्य। सटीक योजना, अज्योर ने कहा। हालांकि शायद हमें क्रिस्टलीय राक्षस में न बदलें को भी सूची में जोड़ना चाहिए। यह योजना से ज्यादा एक सामान्य जीवन लक्ष्य है। और इसी के साथ मैंने अपना ध्यान आने वाले चरणों पर केंद्रित कर लिया। अध्याय 23, साधना की विधियां। मैं शायद 1 घंटे से वेइलिन के दरवाजे के बाहर खड़ा था, यह सोचते हुए कि क्या उसके प्रगति, ब्रेक थ्रू के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। आहा,
वी लिन अपने परिचित व्यापारी जैसी मुस्कान के साथ खड़ा था, पूरी तरह से अविस्फोटित दिख रहा था। मुझे लगा कि मेरा ग्राहक सेंस सक्रिय हो रहा था। मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूं, मैंने स्वचालित रूप से कहा। फिर मैंने उसे सही से देखा और रुक गया। उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति में कुछ अलग था, उसकी ची में एक नई गहराई थी जो पहले नहीं थी। हम दोनों कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे को देखते रहे। फिर, बिल्कुल एक ही समय पर, तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज, में पहुंचने पर बधाई। वी लिन जोर से हंस पड़ा। मुझे पता था कि तुम भी प्रगति करोगे, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इसे मुझसे बेहतर संभाल रहे हो। जब मेरी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड, विस्तारित हुई, तो मैंने लगभग अपनी छत उड़ा दी थी। क्या यही वो आवाज थी जो कल सुनाई दी थी? मैंने कुछ ऐसा सुना था जो एक छोटे विस्फोट जैसा लगा था, लेकिन यह साधना कक्षों के आसपास असामान्य नहीं था। बस एक छोटा सा स्थानिक गतिकी, स्पेशल डायनामिक्स, से जुड़ा हादसा। वी लिन ने इसे टाल दिया। कुछ मरम्मत ताबीजों, रिपेयर तालिस्मान्स, से ठीक हो गया। हालांकि मुझे सीनियर ब्रदर मो को समझाना पड़ा कि मैं अपने कमरे में कोई नई तकनीकी बाजार, टेक्निक मार्केटप्लेस, बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या तुम थे? बिल्कुल नहीं, उसने नाराजगी जताई। मैं तो बस अपनी नई तकनीक स्क्रॉल्स के लिए भंडारण स्थान, स्टोरेज स्पेस, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह से अलग चीज। मैं मुस्कराए बिना नहीं रह सका। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे प्रगति हो या न हो। असल में, मैं यह पूछने आया था कि तुमने कौन सी प्राथमिक साधना विधि चुनी? मैं अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे लिए कौन सी सबसे अच्छी होगी। वी लिन की आंखें उस खास चमक से भर गईं जो तब आती थी जब वह आध्यात्मिक तकनीकों के बारे में बात करता था। संयोग से, मैंने भी अभी तक कोई नहीं चुनी है। मैं बस संप्रदाय अभिलेखागार, सेक्ट आर्काइव्स, जाने ही वाला था ताकि वहां के विकल्प देख सकूं। चलो, साथ चलते हैं और अपनी राय साझा करते हैं। तुमने अब तक कोई नहीं चुनी, यह चौंकाने वाला था। वी लिन आमतौर पर संसाधनों को लेकर पहले से ही योजनाएं बना लेता था। वह कंधे उचकाकर मेरे साथ चलते हुए बोला, मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन मेरे पिता ने सुझाव दिया कि मैं पहले संप्रदाय के संग्रह को देखूं। अगर मुझे वहां कुछ उपयुक्त नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि वे अपने साधक मित्रों से कुछ अनुशंसाएं मांग सकते हैं। ऐसे संपर्क होना कितना अच्छा होगा, मैंने कहा, अपनी आवाज से जलन पूरी तरह छुपा नहीं सका। वैसे, वी लिन ने अपनी सबसे बेहतरीन व्यापारी मुस्कान दी। मैं शायद अपने पिता को 2 विधियों की खोज करने के लिए मना सकता हूं, सिर्फ एक के बजाय। बशर्ते, एक बहुत ही उचित खोज शुल्क, फाइंडर फी, हो। मुझे अंदाजा लगाने दो, यह शुल्क ठीक उतना ही होगा जितने मेरे पास योगदान बिंदु, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, हैं। क्या शानदार संयोग होगा। मैंने सिर हिलाया, खुद पर मुस्कुराते हुए। पहले देखते हैं कि संप्रदाय के पास क्या है। मैं तब तक किसी एहसान का ऋणी नहीं होना चाहता जब तक कि मुझे अपने विकल्पों का पता न हो। कैसी शंका। और मैं तो बस एक मित्र की साधना संभावनाओं का विस्तार करने में मदद करना चाहता था, उसने नाटकीय रूप से दुखी भाव बनाया। हालांकि, अब जब तुमने विकल्पों की बात की, तो मेरे पास कुछ बेहतरीन। वी लिन। पूरी तरह उचित। वी लिन। लगभग मुफ्त में दे रहा हूं। ध्यान दो, मैंने बीच में ही रोक दिया। पहले अभिलेखागार, फिर बिक्री वार्ता। वह नाटकीय रूप से आह भरते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। लेकिन बस तुम्हें बता दूं, अगले हफ्ते मेरी प्रीमियम साधना विधियों पर विशेष बिक्री होगी। एक खरीदो, दूसरी सिर्फ 2 गुनी कीमत पर पाओ। यह आमतौर पर बिक्री ऐसे नहीं होती। लेकिन ये सामान्य साधना विधियां नहीं हैं, वह मुस्कराया। क्या मैंने बताया कि ये पूरक तकनीक स्क्रॉल्स के साथ आती हैं? जो बस थोड़ी बहुत जली हुई हैं, उस छोटे से स्थानिक हादसे के कारण। मेरे जवाब देने से पहले ही हम संप्रदाय अभिलेखागार तक पहुंच गए। अध्याय 24, विश्व वृक्ष सूत्र। वो वाला कैसा रहेगा? मैंने इशारा करते हुए पूछा। वी लिन ने मेरी नजरों का पीछा किया और धीरे से सीटी बजाई। अब यह एक दिलचस्प वस्तु है।
उन नक्काशियों को देखो, निश्चित रूप से पूर्वगठन युद्ध युग की कारीगरी। वृद्ध चांग के चेहरे पर एक हल्की कठोरता आ गई। विश्व वृक्ष सूत्र। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम्हारी नजर इस पर जरूर जाएगी। विश्व वृक्ष, वे लिन की आंखें फैल गईं। मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी हैं। कहा जाता है कि इसे साधना करना असंभव है और इसे समझने की कोशिश करने वाले लोग पागल हो जाते हैं। वह मुस्कुराया। क्या तुम चाहते हो कि मैं पिता से कुछ सुरक्षित तकनीक के बारे में पूछूं? मुझे यकीन है कि वह कुछ ढूंढ सकते हैं। क्या यह बाहरी शिष्यों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह जटिल है। उसने टैबलेट को सावधानी से उठाया, जैसे कि वह टूट सकता हो। हम इसे एक अवशेष तकनीक कहते हैं। प्राचीन ज्ञान, अधूरा और खतरनाक। तकनीकी रूप से कोई भी शिष्य इसे आजमा सकता है, लेकिन किसी ने भी सफलता नहीं पाई है। यह तकनीक बिखरी हुई है, इसके मूल सिद्धांत समय के साथ खो गए हैं। जिन्होंने इसे साधना करने की कोशिश की, उन्होंने या तो कुछ हासिल नहीं किया या फिर उसने सिर हिलाया। कुछ की मौत हो चुकी है। उसने टैबलेट को मेज पर रखा। अन्य जेड स्लिप्स के विपरीत, इसमें एक जंगली, बेकाबू ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसकी सतह पर उकेरे गए पैटर्न तब बदलते प्रतीत होते थे जब मैं सीधे उन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। विश्व वृक्ष सूत्र, उसने समझाया, आंतरिक संसार के विकास को अलग दृष्टिकोण से देखता है। जहां सामान्य विधियां तुम्हें पर्वत, नदियां और जंगल बनाने की शिक्षा देती हैं, वहीं विश्व वृक्ष विधि तुम्हारे पूरे आंतरिक संसार को एक ही शक्ति के बीच से उगाने का प्रयास करती है। उसकी उंगलियां उन बदलते पैटर्नों का अनुसरण कर रही थीं। अलग अलग विशेषताएं बनाने के बजाय, यह एक जीवित कोर विकसित करने की बात करता है जो वास्तविकता की प्रत्येक परत में फैला होता है। क्या यह सच में एक पेड़ जैसा होता है? वी लिन ने पूछा, उसकी पेशेवर जिज्ञासा अब सतर्कता पर हावी हो रही थी। हाँ और नहीं। वृक्ष एक अवधारणा मात्र है, इसकी शाखाएं आयामी सीमाओं को भेदती हैं, जड़ें मौलिक शक्तियों तक पहुंचती हैं। सिद्धांत रूप में, एक पूर्ण विकसित विश्व वृक्ष आंतरिक संसार सिर्फ भूभाग को समाहित नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न अस्तित्व स्तरों के बीच एक जीवंत पुल होगा। यह तो, मैं रुका, अपने विश्व यात्रा करने की क्षमता के बारे में सोचते हुए बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। और लापरवाह भी, उसने सहमति में सिर हिलाया। इस विधि में बताया गया है कि यह ब्रह्मांडीय वृक्ष कैसे बढ़ेगा, इसकी शाखाएं वास्तविकता में कैसे फैलेंगी, इसकी जड़ें मौलिक नियमों में कैसे जमेंगी। लेकिन इसे पोषित करने की असली प्रक्रिया, उसने सिर हिलाया। वो हिस्से गायब हैं। जैसे तुम्हारे पास गंतव्य तक जाने का नक्शा हो, लेकिन रास्ते गायब हों। क्या कोई खोए हुए हिस्सों का पता नहीं लगा सकता? मैंने पूछा। अगर कोई सिद्धांतों को समझ ले। कई लोगों ने कोशिश की है। सबसे आम प्रयास है कि वे अपनी आध्यात्मिक कोर को एक बीज की तरह मानें और इसे सूत्र के विवरण के अनुसार बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन आंतरिक संसार नाजुक होते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया में एक भी गलती और उसने हल्के इशारे से विनाशकारी आध्यात्मिक विस्फोट का संकेत दिया। कुछ लोगों ने अन्य विधियों को अपनाने की कोशिश की है, उसने आगे कहा। जैसे कि हरा भरा बाग विधि की आध्यात्मिक पौधों की वृद्धि की तकनीक या पर्वत हृदय विधि की स्थिरता। लेकिन विश्व वृक्ष केवल आंतरिक संसार की एक विशेषता नहीं बनना चाहिए। इसे तुम्हारे पूरे आंतरिक संसार के रूप में बढ़ना है, जो स्वयं वास्तविकता में विस्तार करे। और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है, वी लिन ने अंदाजा लगाया। अपने पूरे आध्यात्मिक आधार को एक साथ पुनः आकार देने की कोशिश करना, बजाय इसके कि इसे धीरे धीरे निर्मित किया जाए। बिल्कुल। आधुनिक विधियां धीरे धीरे काम करती हैं क्योंकि उनके पीछे एक कारण होता है। हम शिष्यों को टुकड़े टुकड़े में आंतरिक संसार को आकार देने की शिक्षा देते हैं, हर चरण में स्थिरता बनाए रखते हुए। विश्व वृक्ष सूत्र सुझाव देता है कि तुम्हें अपने आध्यात्मिक सार को एक सतत वृद्धि में पूरी तरह बदल देना चाहिए। और शक्ति की आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि लोग विस्फोट हो जाते हैं, वी लिन ने मददगार स्वर में कहा। वृद्ध चांग के चेहरे के भाव ने बताया कि वह इसे अधिक राजनयिक रूप से व्यक्त कर सकती थी, लेकिन असहमत नहीं थी।
मैं तुम्हें यह केवल जानकारी के लिए दिखा रही हूं। मैं अत्यधिक रूप से सलाह देती हूं कि तुम किसी पारंपरिक विधि को चुनो। क्या और भी अधूरी विधियां हैं? मैंने पूछा, इससे पहले कि वृद्ध चांग विश्व वृक्ष सूत्र को वापस रखने के लिए मुड़ती। संघर्षशील उपन्यासों में सबसे शक्तिशाली तकनीकें अक्सर टूटी हुई होती थीं, प्राचीन ज्ञान के टुकड़े जिन्हें आधुनिक साधक पूरी तरह से समझ नहीं सकते थे। और हालांकि असली जीवन में एक स्पष्ट रूप से खतरनाक रास्ता अपनाना आमतौर पर मूर्खता थी, मैं अब सचमुच सामान्य दुनिया में नहीं था। वृद्ध चांग रुकी, मुझे उलझन से देखने लगी। तुम और अधूरी विधियों में क्यों रुचि रखते हो? बस जिज्ञासा थी कि संप्रदाय ने और कौन कौन से प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया है। उन्होंने मुझे कुछ देर देखा, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, वह अलमारियों के बीच गायब हो गईं और 3 और जेड टैबलेट्स के साथ लौटीं। दैवीय महल विधि, जो आंतरिक संसार को एक दिव्य महल का रूप देने की शिक्षा देती थी। 9 सूर्यशास्त्र, जो आंतरिक संसार में कई सौरकोर बनाने की विधि सिखाता था। अनंत दर्पण संहिता, जो आंतरिक संसार को अनगिनत परावर्तक क्षेत्रों में विभाजित करने की तकनीक बताती थी। मैंने प्रत्येक को ध्यान से देखा। दैवीय महल और 9 सूर्य विधियां प्रभावशाली थीं, लेकिन वे मेरे विश्व यात्रा की समस्या का समाधान नहीं करती थीं। और दर्पण विधि, उसमें कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन विश्व वृक्ष सूत्र, यह पूरी वास्तविकता से जुड़ने की बात करता था। मैंने टैबलेट उठाया और उसकी ऊर्जा को महसूस किया। कुछ था इसमें जो मेरे अपने साधना से परिचित सा लग रहा था। मैं इसे लूंगा, मैंने कहा। वी लिन ने चौंक कर मुझे देखा। क्या तुम पक्के हो? हाँ। वृद्ध चांग ने निराशा से सिर हिलाया। तुमने अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन मैं सच में आशा करती हूं कि तुम इस निर्णय से बच जाओगे। जैसे ही हम अभिलेखागार से बाहर निकले, वी लिन हंस पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बहादुर हो या मूर्ख। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, है ना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। सच कहूं तो हाँ। अध्याय 25, उत्पत्ति बीज। तो मैंने कहा, ध्यान चटाई पर रखी प्राचीन पट्टिका को घूरते हुए, यह मेरे आंतरिक संसार को फटने की कितनी संभावना है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर अज्योर का स्वर इस विषय के लिए बहुत ही उत्साही था। काफी संभावना है। हालांकि हमारी परिस्थितियां थोड़ी अनोखी हैं। मैं अपने छोटे से कमरे में पालथी मारकर बैठा था। दोपहर की धूप फर्श पर लंबी छायाएं डाल रही थी। विश्व वृक्ष सूत्र की जेड पट्टिका एक हल्की हरी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी, जो मेरे द्विपत्रीय बीज के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत हो रही थी। अच्छी खबर, अज्योर ने जारी रखा, मैंने पहले चरण की साधना का विस्तृत विश्लेषण कर लिया है। पट्टिका वास्तव में इस भाग को पूरी तरह से संरक्षित रखती है, बाद के चरण ही खंडित हैं। और पहला चरण क्या करता है? आपके सृजन बीज को उस रूप में बदलना जिसे प्राचीन लोग कॉस्मिक वर्ल्ड ट्री सीड कहते थे। अज्योर रुका। हालांकि शायद उत्पत्ति बीज एक बेहतर अनुवाद होगा। पारंपरिक शब्दावली काफी काव्यात्मक है। मैंने एक भौं उठाई। उत्पत्ति बीज, एक बीज जिसमें पूरे संसार की संभावना निहित हो, अज्योर ने समझाया। इसे इस प्रकार सोचें कि आप अपनी आध्यात्मिक कोर को एक साधारण साधना आधार से बढ़ाकर किसी ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो वास्तव में बढ़ सकती है और वास्तविकता को आकार दे सकती है। और यह वही आसान हिस्सा है जिसमें हर कोई असफल होता है। ओह हाँ! अधिकांश साधक या तो अपने आध्यात्मिक कोर को जलाकर इसे रूपांतरित करने की कोशिश में विफल हो जाते हैं, या फिर बहुआयामी वृद्धि पैटर्न को समझने का प्रयास करते हुए पागल हो जाते हैं। अज्योर की घातक साधना तकनीकों के प्रति रुचि कभी कभी चिंताजनक होती थी। मैंने अपने आंतरिक संसार पर नजर डाली, जहां द्विपत्रीय बीज अपने सूक्ष्म सूर्य साथी के पास शांति से तैर रहा था। तो मुझे वास्तव में क्या करना होगा? पहला चरण अपेक्षाकृत सरल है। आपको अपने बीज में अनंत वृद्धि और संसार सृजन की अवधारणा का संचार करना होगा। अज्योर रुका। हालांकि मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में अपेक्षाकृत सरल का अर्थ है संभावना है कि यह आपको तुरंत नहीं मारेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। दिलचस्प बात यह है,
अज्योर ने मेरी व्यंग्यात्मकता को अनदेखा करते हुए कहा, जो परिवर्तन के बाद आता है। विश्व वृक्ष सूत्र एक ऐसी साधना विधि का वर्णन करता है जिसे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, विभिन्न अस्तित्व क्षेत्रों से प्राप्त सार। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। विभिन्न क्षेत्र जैसे अलग अलग संसार, अज्योर ने पुष्टि की। जो संभवतः यही कारण है कि इतने सारे साधक असफल रहे। उनके पास उचित वृद्धि के लिए आवश्यक विविध ऊर्जा प्रकारों तक पहुंच नहीं थी। लेकिन मेरे पास है, मैंने धीरे धीरे कहा, अपने संसार भ्रमण की क्षमता के बारे में सोचते हुए। क्योंकि मैं अन्य वास्तविकताओं में जा सकता हूं। सही। यह तकनीक स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी जो विभिन्न संसारों के अस्तित्व को समझता था। तो इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अन्य वास्तविकताओं के बारे में जानते हैं। हाँ। हालांकि ऐसी जानकारी शायद बहुत उच्चस्तरीय साधकों तक ही सीमित है। स्वयं विश्व वृक्ष सूत्र इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन लोग आधुनिक साधकों की तुलना में वास्तविकता के स्वरूप को कहीं अधिक समझते थे। आगे की कथा में मुख्य पात्र की साधना यात्रा, उत्पत्ति, बीज के विकास और अन्य जटिल प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है। अध्याय 26। क्या मैं नायक हूं? मैं फिर से ऐसे जागा जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो। सुबह की हल्की रोशनी मेरी खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं अपने छोटे से शिष्य कक्ष की छत को घूर रहा था। मेरा पूरा शरीर 1 महीने की गहन साधना के कारण दर्द से भरा था, लेकिन मेरा मन आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट था। शायद बहुत ज्यादा स्पष्ट, क्योंकि वह बार बार उसी बात पर लौट रहा था जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था। अज्योर, मुझे लगता है कि मैं नायक हो सकता हूं। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर अज्योर की उपस्थिति मेरे मन में हलचल करने लगी। यह सुबह सुबह सोचने के लिए एक दिलचस्प निष्कर्ष है। मैं सच कहूं तो इस बारे में सोचने से बच रहा था। मैं निराश नहीं होना चाहता था। मैं करवट लेकर लेट गया और दर्द से कराह उठा। तुम जानते हो कि ऐसी कहानियां कैसे चलती हैं। कई बार लोग किसी अन्य दुनिया में पुनर्जन्म लेते हैं और सिर्फ साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं, या फिर किसी असली नायक के लिए एक साधारण सीढ़ी मात्र। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम उन पात्रों में से नहीं हो? पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं 90% तक निश्चित हूं। मैंने अपनी उंगलियां गिनते हुए कहा, पहली बात, मैं किसी और दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आया हूं, जो कि एक क्लासिक इसेकाई नायक की सेटिंग होती है। दूसरी बात, मुझे एक सिस्टम मिला है जो मुझे आंकड़े और स्तर दिखाता है। तीसरी बात, मेरे पास तुम हो, एक रहस्यमय आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मुझे सही मात्रा में रहस्यमय मार्गदर्शक कहना पसंद है, लेकिन जारी रखो। चौथी बात, मेरे पास यह अजीब शक्ति है जो मुझे दुनियाओं के बीच चलने की अनुमति देती है, और जब मैं वहां मरता हूं तो मैं असली मौत मरने की बजाय यहां वापस आ जाता हूं। और आखिरी, मैंने अपने दांतियन की ओर इशारा किया, जहां हाल ही में रूपांतरित जेनेसिस सीड स्थित था। कल ही मैंने एक ऐसी तकनीक का पहला चरण पूरा किया है जो स्वर्गस्तर से परे मानी जाती है, एक ऐसी चीज जिसे पीढ़ियों से कोई भी साधना नहीं कर पाया। तुम्हारे पास नायक के लक्षण तो काफी इकट्ठा हो रहे हैं। इस रफ्तार से हमें जल्द ही पता चलेगा कि वर्ल्ड ट्री सूत्र का निर्माता मेरा कोई पूर्वज था। मैंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मुझे इस पर और नहीं सोचना। मैं बस यहां पड़ा रहूंगा और यह दिखावा करूंगा कि मैं किसी कल्टीवेशन उपन्यास का चलता फिरता क्लिच नहीं हूं। जैसी आपकी इच्छा, स्वामी। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि अपने नायक की भूमिका को अस्वीकार करना भी एक आम कथा प्रसंग है। मुझे नफरत है कि तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर तक मैं वैसे ही पड़ा रहा, जब तक कि मेरे पेट ने जोर से गड़गड़ाहट नहीं की। सही, पिछले महीने से मैं केवल ऊर्जा सलाखों पर जी रहा था, ऐसा भोजन जिसे निम्न स्तर के साधकों के लिए डिजाइन किया गया था, जिनके शरीर को अभी भी नश्वर पोषण की जरूरत होती थी। वे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर देते थे, लेकिन 1 महीने तक वही नीरस, ठोस वर्ग खाने के बाद मुझे असली भोजन की भयंकर तलब थी। जब तक हम भोजन की ओर जा रहे हैं, अज्योर ने कहा, मैंने अन्य शिष्यों की साधना का विश्लेषण किया है। क्या तुम आंकड़े देखना चाहोगे? बिल्कुल, दिखाओ।
मेरे दिमाग में एक आध्यात्मिक स्प्रेडशीट उभर आई। क्यूई संधारण स्तर, क्यूआई कंडेंसेशन स्टेजेस। पहला स्तर आध्यात्मिक 100 से 150, शारीरिक 80 से 120, आत्मिक 60 से 90। दूसरा स्तर आध्यात्मिक 200 से 250, शारीरिक 150 से 200, आत्मिक 100 से 150। तीसरा स्तर आध्यात्मिक 300 से 350, शारीरिक 250 से 300, आत्मिक 150 से 200। चौथा स्तर आध्यात्मिक 400 से 450, शारीरिक 350 से 400, आत्मिक 200 से 250। और तुम्हारे वर्तमान आंकड़ों के साथ, अज्योर ने कहा, विशेष रूप से जेनेसिस सीड के प्रभाव को देखते हुए तुम सैद्धांतिक रूप से चौथे स्तर के साधकों का मुकाबला कर सकते हो। यह अभी तक 3 स्तर ऊपर के विरोधियों को हराने जैसा मुख्य चरित्र कौशल नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है, मैंने मुस्कराते हुए कहा। मैं अभी अपराजय बनना नहीं चाहता था। इस स्तर पर जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित करना अक्सर एक त्वरित अंत की ओर ले जाता था। लेकिन उच्चस्तरीय साधकों के खिलाफ अपनी रक्षा कर पाना, वह सिर्फ व्यावहारिक उत्तरजीविता थी। के यिन। मैंने सिर उठाया तो देखा कि लिन मई भोजन कक्ष के द्वार के पास खड़ी मुझे बुला रही थी। ब्रेक थ्रू साथी, उसने मुस्कराते हुए कहा, फिर उसने मेरे कंधे पर जोर से मुक्का मारा। वैसे, मैंने सुना कि तुमने वर्ल्ड ट्री सूत्र चुना है। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने अपना कंधा सहलाया। बस सही लगा। बिल्कुल बकवास मत करो, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारी बातों में वही गूढ़ता है जो वरिष्ठ बहन लियू की बातों में होती है। इसे मैं प्रशंसा समझूं? तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। हमने अपना भोजन लिया और एक कोने की मेज पर बैठ गए। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, लिन मेई ने पूछा, तो सच बताओ, वर्ल्ड ट्री विधि वास्तव में कैसी है? मैंने सोचते हुए कहा, अधिकांश विधियां तुम्हें अपने आंतरिक संसार को ईंट-दरींट बनाने के लिए कहती हैं, है ना? लेकिन यह अधिक प्राकृतिक है। यह बीज बोने और उसे खुद बढ़ने देने जैसी है। यह तो अच्छी बात लगती है। मुश्किल हिस्सा यह है कि बीज को फूटने देना बिना फटने के। हाँ, यह समस्या हो सकती है। लेकिन तुमने सफलतापूर्वक इसे पूरा किया? मैंने सिर हिलाया और फिर अपना खाना जारी रखा, अधिक जानकारी देने से बचते हुए। लिन मेई ने संदेह से मेरी ओर देखा। तुम फिर वही कर रहे हो? क्या? हर चीज को विश्लेषण करना, जैसे यह कोई साधना ग्रंथ हो। मैं हंस पड़ा, लेकिन भीतर ही भीतर जानता था, वह सही कह रही थी। अध्याय 27, पौधों की खेती। सुबह की ओस अभी भी घास पर टिकी हुई थी जब मैं बाहरी संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान से होकर एक शांत स्थान की खोज में निकला। अधिकतर शिष्य मुख्य आंगन के पास के समतल और व्यवस्थित क्षेत्रों को पसंद करते थे, जहां नियमित रूप से ऊर्जा सरणियां नवीनीकृत की जाती थीं। लेकिन उन स्थानों को सुरक्षित करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी, और मेरी साधना के संसाधन सीमित थे। कहीं तो कोई उपयोगी जगह होगी, मैंने बड़बड़ाते हुए एक और झाड़ी को पार किया। मैदान के पिछले हिस्से को प्रकृति ने आंशिक रूप से पुनः प्राप्त कर लिया था, जिससे पुराने अभ्यास क्षेत्रों का एक भूल-भुलैया बन गया था, जो घने वनस्पतियों से अलग हो गए थे। अधिकांश साधना विधियों के लिए यह आदर्श नहीं था, लेकिन शायद आखिरकार मुझे जो चाहिए था वह मिल गया, एक छोटी सी खुली जगह जो प्राचीन पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपी हुई थी। जमीन असमतल थी और गिरे हुए पत्तों से ढकी थी, लेकिन अभ्यास के लिए पर्याप्त खुली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मुख्य मार्गों से छिपी हुई थी। यह काम चलेगा, मैंने कहा, अपना पानी का पात्र और साधना ग्रंथ नीचे रखते हुए। कम से कम जब तक वो लिहुआ तुम्हें ढूंढ न ले, एज्योर ने सुझाव दिया। मेरा अनुमान है कि वह तुम्हारी स्थिति का पता लगाने में लगभग 6 घंटे का समय लेगी। मैंने लंबी सांस ली। कोर शिष्य की मेरी साधना को देखने की आदत अब एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी।
उसने कभी कुछ अनुचित नहीं किया, बस दूरी से देखती रहती थी, उस अजीब मुस्कान के साथ। लेकिन संप्रदाय के बुजुर्गों को यह समझाना आसान नहीं था कि आप एक सुंदर वरिष्ठ बहन के ध्यान से असहज क्यों हैं, खासकर जब आप सिर्फ एक बाहरी शिष्य हों। 6 घंटे कुछ नहीं से तो बेहतर हैं, मैंने कहा, पालथी मारकर बैठते हुए। तो, एज्योर, अब जब हमने उत्पत्ति बीज को स्थिर कर लिया है, तो विश्व वृक्ष सूत्र वास्तव में कौन सी युद्ध तकनीकें सिखाता है? अधिकांश उन्नत तकनीकें या तो तुम्हारी वर्तमान साधना अवस्था से परे हैं या समय के साथ खो चुकी हैं, एज्योर ने उत्तर दिया। हालांकि, कुछ बुनियादी कलाएं हैं जो क्यूई संघनन स्तर पर सुलभ हो सकती हैं। इनमें सबसे उपयोगी है आदिम वनकला। वनकला? हाँ। यह तकनीक एक साधक को पौधों के जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जिसमें वह विश्व वृक्ष के सार को छोटी वनस्पतियों के साथ साझा करता है। यह वास्तव में काफी सुंदर है, जबरदस्ती करने के बजाय तुम पौधों को बढ़ने का नया तरीका सिखाते हो। यह किसी युद्ध तकनीक के लिए काफी कोमल लगता है। ओह, इस दार्शनिक आधार को लेकर मूर्ख मत बनो, एज्योर ने हंसते हुए कहा। सिद्धांत प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है, लेकिन इसे उपयोग करके तुम किसी को एक गुस्साए पेड़ की शाखाओं से छेद भी सकते हो। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जानते हो, यह मुझे मेरे पुराने संसार की एक चीज की याद दिलाता है। वहां एक पात्र था, हशिरामा सेंजू, जो लकड़ी को नियंत्रित कर सकता था और ध्यान केंद्रित करो, स्वामी। पहले बुनियादी सिद्धांतों को समझ लो, फिर काल्पनिक निंजा तकनीकों की नकल करना। सही कहा। एक कदम एक समय में। पहला चरण, एज्योर ने समझाया, तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान का निकटवर्ती पौधों में विस्तार करना है। उत्पत्ति बीज इसे सरल बना देता है, यह पहले से ही वृद्धि के मूल तत्व के साथ समन्वित है। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपनी आध्यात्मिक चेतना को फैलाया। आसपास के पौधे जीवन से दमक रहे थे, प्रत्येक का विकास पैटर्न अद्वितीय था। अच्छा, अब अपने उत्पत्ति बीज की ऊर्जा को उन प्राकृतिक वृद्धि पैटर्न के साथ मिलाने की कोशिश करो जिन्हें तुम महसूस कर सकते हो। इसे ऐसे सोचो जैसे तुम उन्हें बढ़ने का एक नया तरीका सिखाने की पेशकश कर रहे हो। मैंने अपने बीज से एक ऊर्जा प्रवाह पास की घास की ओर बढ़ाया। घास ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी, बहुत अधिक उत्साह से। पूरी घास 3 मीटर ऊंची हो गई, जब तक कि मैंने तुरंत कनेक्शन नहीं तोड़ दिया। एज्योर ने टिप्पणी की। शायद यहां कुछ ज्यादा ही जोश था। इसे थोड़ा संयम के साथ आजमाओ। अगला घंटा सही संतुलन खोजने में बीता। बहुत अधिक शक्ति देने से पौधे अनियंत्रित रूप से बढ़ जाते थे। बहुत कम देने से कुछ नहीं होता था। यह ऐसे था जैसे एक ही समय में बहुत अधिक गीली और बहुत अधिक सूखी कूची से लिखने की कोशिश करना। याद रखो, एज्योर ने मार्गदर्शन किया, तुम उन्हें मजबूर नहीं कर रहे हो, बस उन्हें यह दिखा रहे हो कि वे कैसे विकसित हो सकते हैं यदि वे तुम्हारे मार्गदर्शन का पालन करने का निर्णय लेते हैं। मैंने फिर से कोशिश की, इस बार एक छोटे पौधे पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने शक्ति प्रवाहित करने के बजाय अपने उत्पत्ति बीज की ऊर्जा को उसके प्राकृतिक वृद्धि पैटर्न के साथ मिलाया। उसकी पत्तियां सरसराई और मुझे कुछ महसूस हुआ। एक जुड़ाव, हल्का लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक। बस यही, एज्योर की उत्सुकता संक्रामक थी। अब इसे मार्गदर्शन दो। जो रूप तुम इसे देना चाहते हो, उसकी कल्पना करो, लेकिन इसे बाध्य मत करो। पौधे को स्वयं निर्णय लेने दो। मैंने कल्पना की कि पौधा ऊपर की ओर बढ़े, उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैलें। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर, धीरे धीरे, उसने प्रतिक्रिया दी। पहले की तरह विस्फोटक वृद्धि नहीं, बल्कि एक सुचारू और प्राकृतिक विस्तार। उसके बाद मैंने पूरे दिन अभ्यास किया, अलग अलग पौधों के साथ प्रयोग करते हुए यह समझने की कोशिश की कि कौन सा पौधा किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। धीरे धीरे मैंने नियंत्रण हासिल करना शुरू किया। 1 महीने बाद, मेरा गुप्त प्रशिक्षण मैदान पूरी तरह बदल गया था। पौधे अब मेरे आदेशों को सहजता से समझने लगे थे, जैसे मैं उनकी भाषा सीख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एज्योर, तुम्हें नहीं लगता कि यह सिर्फ शुरुआत है? बिल्कुल। यह तो मात्र प्रथम चरण है। असली क्षमता तो आगे छुपी है।
मैंने अपनी मुट्ठी भींची। अब यह देखने का समय था कि यह तकनीक युद्ध में कितनी प्रभावी हो सकती है। अध्याय 28 नायक की वापसी। मैं प्रशिक्षण मैदान के पीछे अपने पसंदीदा स्थान पर था, एक जिद्दी ओक के पेड़ को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि सीधा ऊपर बढ़ना ही उसका एकमात्र विकल्प नहीं है। तभी मुख्य मार्ग से आने वाली उत्तेजित आवाजों ने मेरा ध्यान खींच लिया। क्या तुम्हें पता चला? बाहरी संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर एक युद्ध होने वाला है। बाहरी संप्रदाय के कुछ शिष्य मेरे छिपे हुए प्रशिक्षण क्षेत्र के पास से गुजरे, उनकी पोशाकें हवा में लहराती रहीं। मेरे ध्यान भटकते ही ओक का पेड़ तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया, मानो उसने मेरी असावधानी का फायदा उठाया हो। एजियोर ने टिप्पणी की, लगता है कि शिष्य फिर से किसी हिंसक चीज को लेकर उत्साहित हैं। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी लकड़ी नियंत्रण तकनीक को छोड़ दिया। हमें जाकर देखना चाहिए। संभावना है कि ये कोई बड़ी बात होगी। साधना, कल्टिवेशन की कहानियों में ऐसे दृश्य अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने जल्दी से अपनी चीजें समेटी और मुख्य मार्ग की ओर बढ़ा, जहां भीड़ के साथ वेई लिन भी जा रहा था। वेई लिन, मैंने पुकारा। क्या हो रहा है? वह रुका और मेरे पास आने का इंतजार किया। तुमने नहीं सुना? किसी सर्वेंट ने एक आंतरिक शिष्य, इन अ डिसाइपल, को घातक द्वंद्व, मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चुनौती दी है। मैं लगभग ठोकर खा बैठा। घातक द्वंद्व? क्या तुम पक्के हो? यही सब कह रहे हैं। चलो, हमें यह देखने से चूकना नहीं चाहिए। मृत्यु द्वंद्व, मॉर्टल कॉम्बैट और सच्चाई। जैसे जैसे हम बाहरी संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, मैंने सोचा कि इस दुनिया में मृत्यु द्वंद्व का वास्तव में क्या अर्थ है। एजियोर पीक संप्रदाय, एजियोर पीक सेक्ट की तरह अधिकांश धर्मपरायण संप्रदायों, राइटियस सेक्ट्स, में शिष्यों को आपस में मारने की सख्त मनाही थी। नियम सरल थे। समान साधना स्तर, कल्टिवेशन लेवल के शिष्य बिना उचित कारण के एक दूसरे को नहीं मार सकते थे। इस नियम को तोड़ने पर तत्काल मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग रचनात्मक तरीके नहीं अपनाते थे। किसी को दुर्घटनावश साधना से अपंग कर देना आम बात थी। किसी खतरनाक मिशन के दौरान प्रतिद्वंद्वी के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की योजना बना देना भी सामान्य था। एकमात्र वैध तरीका आधिकारिक मृत्युद्वंद्व चुनौती थी। लेकिन इसमें भी नियम थे। चुनौती देने वाले को उचित कारण दिखाना पड़ता था। दोनों प्रतिभागियों का साधना स्तर समान या निकट होना चाहिए। कोई कोर शिष्य, कोर डिसाइपल, यूं ही किसी बाहरी शिष्य को चुनौती नहीं दे सकता था। एक सेवक ने एक आंतरिक शिष्य को चुनौती दी है? मैं सोचने लगा। यह या तो कोई बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति है, या बेहद हताश, या फिर बेहद मूर्ख, वेई लिन ने जोड़ा। हालांकि मैंने सुना है कि यह सेवक पहले। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि हम प्रवेश द्वार पर जुटी भीड़ तक पहुंच चुके थे। वहां दो आकृतियां आमने सामने खड़ी थीं, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह क्या था। नायक लौट आया है। वू कैंगमिंग सामने खड़ा था, पर वह कमजोर, बीमार सा बाहरी शिष्य नहीं लग रहा था, जिसे मैं जानता था। उसकी मुद्रा आत्मविश्वास से भरी थी। उसका चेहरा पहले की तुलना में अधिक दृढ़ और संकल्पशील लग रहा था। उसकी चाल में अब एक खतरनाक संतुलन था, जो पहले कभी नहीं था। उसकी सादी सफेद पोशाक किसी तरह झूमिंग की शानदार नीली पोशाक से भी अधिक राजसी लग रही थी। ओह नहीं, मैंने बुदबुदाया। ओह नहीं, नहीं, नहीं। मास्टर, एजियोर ने पूछा। तुम्हारी हृदय गति अचानक बढ़ गई है। याद है मैंने कहा था कि वो कैंगमिंग में नायक बनने के सारे संकेत हैं? अचानक गायब हो जाना, किसी अहंकारी युवा गुरु द्वारा साधना नष्ट कर दिया जाना, खोई हुई प्रेमिका। मैंने वो कैंगमिंग की मुद्रा देखी। वह पूरी तरह शांत था, जबकि सामने कोई उससे कई स्तर ऊपर था। यह उसकी शक्ति वापसी का दृश्य है। प्रतिशोध का दृश्य। द्वंद्व की घोषणा। जो मिंग क्रोध और अविश्वास से वू कैंगमिंग को देख रहा था।
तुमने मुझे मृत्युद्वंद्व के लिए चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? एक तुच्छ सेवक जो बाहरी संप्रदाय में भी टिक नहीं पाया। अगर जो को अपनी कहानी की शैली का कोई अंदाजा होता तो वह अभी घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांग रहा होता। लेकिन नहीं, अहंकारी युवा गुरु कभी खतरे को समय रहते नहीं पहचानते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम लेने की? झो मिंग ने तिरस्कार से कहा। मैंने कितने कीड़े कुचले हैं, यह याद रखने लायक भी नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कितना अहंकार! लेकिन वह एक आंतरिक शिष्य है। सेवक को आत्महत्या का शौक है क्या? लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई। मैंने देखा कि वो कंगमिंग की निगाहें संप्रदाय के द्वार के पास एक छायादार कोने में किसी को खोज रही थी। वहां वो लिहुआ खड़ी थी। उसका चेहरा निर्विकार था, लेकिन उसके उंगलियों की कठोर पकड़ ने उसकी बेचैनी जता दी। वो कंगमिंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने उसे देख लिया था। यह बहुत बुरा होने वाला है, मैंने वेइलिन से फुसफुसाया। वाकई बहुत बुरा। अंतिम मुकाबला। कॉम्बैट एरिना विशाल और भव्य था। चारों ओर चमकती हुई सुरक्षा मंडलियां, फॉर्मेशन अरेज, थीं। दर्शक उत्साह से भरे हुए थे। झो मिंग ने अपनी जलशक्ति से भरपूर तलवार निकाली। उसकी चमक दर्शा रही थी कि यह एक उच्च श्रेणी की आत्मास्त्र, स्पिरिट वेपन, थी। दूसरी ओर, वो कंगमिंग शांत खड़ा था, उसकी तलवार अब भी म्यान में थी। लेकिन उसकी उपस्थिति, मुझे इसका आभास अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा। यह कोई साधारण द्वंद्व नहीं है। सीनियर सिस्टर लियो ने घोषणा की। यह मृत्युद्वंद्व है। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई मरे नहीं। दोनों ने अपनी शर्तें स्वीकार की हैं। उन्होंने दोनों को देखा। वो कंगमिंग, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? स्वीकार है। झो मिंग, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? जल्दी शुरू करो। मैं इसे पलक झपकते खत्म कर दूंगा। अच्छा, सीनियर सिस्टर लियू ने कहा। युद्ध प्रारंभ। अध्याय 29, न्याय की तलवार। उसके मुंह से शब्द अभी ठीक से निकले भी नहीं थे कि झो मिंग ने गति पकड़ ली। उसकी तलवार जलतत्वीय की QI की धाराएं छोड़ती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपनी माउंटेन मेकर तकनीक सक्रिय की, हवा खुद भारी हो गई, आध्यात्मिक दबाव से भरी हुई। वो कंगमिंग हिला भी नहीं था। उसने अपनी तलवार तक नहीं पकड़ी थी। वह बस वहीं खड़ा देख रहा था, झो के हमले को ऐसी नजर से देख रहा था मानो उसे पहले ही पता हो कि क्या होने वाला है। वह मर चुका है, वेइलिन ने फुसफुसाया। उसके पास कोई मौका नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ की हलचल तेज हो गई। वो कंगमिंग ने आखिरकार कदम बढ़ाया। सिर्फ एक साधारण सा कदम, बमुश्किल एक हाथ की दूरी, और झो का प्रहार खाली हवा को चीरता निकल गया। न तो रोका गया, न ही झटका गया, बस चुप गया, जैसे वो कंगमिंग वहां था ही नहीं। झो की गति उसे 2 कदम आगे खींच ले गई, फिर उसने खुद को रोका और गुस्से से मुंह बिगाड़ लिया। सिर्फ सौभाग्यशाली बचाव। अब देखता हूं तुम। समय धीमा पड़ गया। वो कंगमिंग की उंगलियां उसकी तलवार की ओर बढ़ी। पूरा अखाड़ा शांत हो गया, सभी शिष्य अपनी सीटों पर आगे झुक गए। यहां तक कि हवा भी जैसे थम गई, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। तलवार म्यान से बाहर आई और उसके खींचने की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनाई ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी सभी ने सुनी। वह एक साधारण तलवार थी, न कोई चमकते हुए आध्यात्मिक चिन्ह, न कोई शक्तिशाली निर्माण संरचना। बस साधारण इस्पात की तलवार, जैसी किसी भी आम नगर के अस्त्र शस्त्र की दुकान में मिल जाए। यही चीज इसे और भी डरावना बना रही थी, जब वो कंगमिंग अचानक अदृश्य हो गया। कोई तकनीक सक्रिय नहीं हुई थी। कोई की का संचार नहीं हुआ था। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। एक क्षण पहले वह वहां खड़ा था, तलवार म्यान से बस निकली ही थी, और अगले ही क्षण हमला ऊपर से आया। एक सीधा, क्षैतिज प्रहार झो मिंग की गर्दन की ओर। तलवार इतनी सटीकता से चली कि हवा भी 2 हिस्सों में बंटी हुई प्रतीत हुई,
उसकी गति के कारण आसपास का वातावरण विकृत हो गया। जो की आंखें भय से फैल गईं। उसका शरीर पहले ही प्रतिक्रिया करने लगा था, लेकिन सभी देख सकते थे कि वह तेजी से नहीं हट पाएगा। उसकी गर्दन कटने ही वाली थी। और तभी पत्थर उभरे। जो की त्वचा से चट्टानों का कवच फूट पड़ा, जैसे कोई जीवित ढाल उसे बचाने के लिए प्रकट हुई हो। वू कंगमिंग की तलवार उससे टकराई और पूरे अखाड़े में इस्पात और पत्थर की टकराहट की गूंज फैल गई। जो मिंग का शरीर झटके से पीछे उछल गया, उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संतुलित कर लिया। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, जहां वार पड़ा था। उसकी उंगलियों पर खून था। जो अविश्वास में अपनी रक्तरंजित उंगलियों को देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी, डर, गुस्सा और फिर भागने की इच्छा तक झलकने लगी। भीड़ में बैठे आंतरिक शिष्य, इनर डिसाइपल्स, मुस्कुरा रहे थे और बाहरी शिष्य, आउटर डिसाइपल्स, जो अब तक जो के आतंक से डरते थे, खुलेआम उसकी बेइज्जती का आनंद ले रहे थे। यह असंभव है, वी लिन ने बगल में खड़े होकर कहा। जो की माउंटेन मेकर तकनीक अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 7वें चरण से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे भेद नहीं सकता। जो भी यही सोच रहा है, लिन मेई ने ठंडे स्वर में जोड़ा। जो ने अखाड़े की जमीन पर थूका, उसका की क्रोध में उबल रहा था। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, वह गुर्राया, अपनी नीली चमकती तलवार उठाते हुए। और इसे संप्रदाय के द्वार पर टांग दूंगा, ताकि हर सेवक को पता चले कि अपनी जगह भूलने की सजा क्या होती है। जल शक्ति बनाम तलवार शक्ति। फ्लोइंग रिवर्स 9 ड्रैगन स्ट्रीम्स। जो ने अपनी तलवार को घुमाया और जलतत्वीय की के 9 जल ड्रैगन हवा में बन गए। वे स्वतंत्र रूप से घूमते रहे, एक ऐसा जल पिंजरा बनाते हुए जो न केवल आक्रमण कर सकता था, बल्कि रक्षात्मक ढाल का काम भी करता था। वू कंगमिंग ने बस एक कदम उठाया, न पीछे, न सीधे किनारे की ओर, बल्कि सटीक 45 डिग्री के कोण पर, जिससे वह 2 जल ड्रैगनों के बीच की संकरी जगह में आ गया। 9 हेवेंस एस्ट्रल ब्लेड, थ्रेड कटिंग। उसकी तलवार हल्की सी चमकी और फिर एक घंटी जैसी आवाज गूंजी। जो की पूरी जलतकनीक एक पल में बिखर गई। जल ड्रैगनों के रूप में जमा हुआ की बिखर गया, जैसे किसी ने एक सूत काट दिया हो और पूरी कढ़ाई उधड़ गई हो। एक असंभव युद्ध। जो ने हताशा में तेजी से प्रहार करना शुरू कर दिया, हर वार तकनीकी रूप से परिपूर्ण था, पूरी शक्ति से भरा हुआ। पानी की धाराएं तलवारों में बदलीं, लहरें उठीं और आकृतियां बनी। लेकिन वो कंगमिंग हर हमले के बीच ऐसे बह गया जैसे बारिश की बूंदों के बीच हवा। जो के ऊंचे वार पर, वो की तलवार वही थी। जो की लोफेंट पर, वो पहले ही असली वार का अनुमान लगा चुका था। वह उससे खेल रहा है, लिन मेई फुसफुसाई। उसके सारे वार सतही हैं। वह इसे पहले ही 5 बार खत्म कर सकता था। अंतिम दाव। गुस्से में जो ने अपनी तलवार भाले की तरह फेंकी। वू कंगमिंग ने इसे हवा में ही पकड़ लिया। अच्छी तरह से बनी है, उसने तलवार की धार को देखते हुए कहा। जल तत्वीय संरचनाएं सुंदर हैं, लेकिन निरर्थक। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और तलवार टूट गई। नहीं, वी लिन ने चिल्लाया। तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी थी? जो ने टूटे हुए टुकड़ों को देखा। फिर उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से शक्ति खींची। माउंटेन मेकर आर्ट, स्टोन जाइंट ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे अखाड़े का तापमान गिर गया। जो का शरीर पत्थरों से ढकने लगा, पर इस बार केवल कवच नहीं, बल्कि एक विशाल चट्टानी योद्धा में बदलते हुए। उसकी आंखों में चमक थी। अब मर जाओ। और उसने दानवरूपी मुक्का वू कंगमिंग की ओर झोंक दिया। अध्याय 30, एक शिष्य की मृत्यु। परिवर्तित जो अब आसानी से 4 मीटर लंबा था, उसका शरीर मांस और पत्थर का एक आदर्श संलयन था। पर्वत संबंधी क्यूई के जटिल पैटर्न उसकी पत्थर जैसी त्वचा पर घूम रहे थे, और उसका आभामंडल अब उस स्तर तक पहुंच चुका था जिसे अज्योर ने 7वीं चरण की क्यूई संक्षेपण की चोटी के रूप में पहचाना। जब उसने कदम बढ़ाया, तो अखाड़े की जमीन उसके भारी भार के नीचे दरक गई। हर कदम के साथ पूरी संरचना में झटके गूंज उठे, और जब उसकी पत्थर की मुट्ठियां हवा में झूलतीं, तो उनमें दिखाई देने योग्य विरूपण उत्पन्न हो जाता।
जब से युद्ध शुरू हुआ था, पहली बार वू कंगमिंग के चेहरे पर गंभीरता झलकी। उसने अपनी साधारण तलवार उठाई, एक मुद्रा में जो भले ही सरल दिखती थी, लेकिन उसमें गहरी शक्ति छिपी थी। 9 स्वर्गीय खगोलीय तलवार कला, उसने फुसफुसाया। जो के गरजते कदमों के बावजूद उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई दी। अज्योर एज। तलवार में इतनी तीव्रता से क्यूई प्रवाहित हुई कि उसका फलक एक हल्की नीली चमक से दमकने लगा। यह ऊर्जा पूरी तरह केंद्रित थी, पूरी तरह नियंत्रित, दिखावे या डराने धमकाने में एक भी इकाई व्यर्थ नहीं गई। जो की परिवर्तित काया केवल 2 मीटर दूर थी जब वू कंगमिंग ने वार किया। यह बस एक ही वार था, इतना शुद्ध और पूर्ण कि मानो उसने स्वयं हवा को चीर दिया हो। उसकी तलवार से निकलती नीली ऊर्जा की एक विशाल किरण पूरे अखाड़े में एकदम सटीक चाप में फैल गई। ऊर्जा ब्लेड जोंग के पत्थरीले शरीर से ऐसे गुजरी मानो वह बस कागज हो। क्षण भर को कुछ भी नहीं बदला, जोंग का विशाल शरीर आगे बढ़ता रहा, उसकी एक महाकाय मुट्ठी वो कंगमिंग पर टूटने ही वाली थी। फिर पत्थर का दैत्य दरकने लगा। ऊर्जा ब्लेड के गुजरने वाले स्थान पर पहले एक महीन रेखा उभरी। वह रेखा फैलने लगी, दर्जनों, फिर सैकड़ों दरारें उसकी पत्थरीली देह पर दौड़ पड़ी। जो ने अंतिम कदम बढ़ाया, लेकिन इसके पहले कि उसका प्रहार पूरा होता, उसका शरीर पूरी तरह बिखर गया। वह पत्थर का विशाल पुतला बिजली की चपेट में आई मूर्ति की तरह ढह गया। चट्टानों के टुकड़े गिरते गए और उनके बीच से कुछ भी नहीं बचा। जोंग की असली देह इतनी साफ सुथरी तरह से विभाजित हो चुकी थी कि वहां एक बूंद भी खून नहीं था। अखाड़े में घोर निस्तब्धता छा गई। वो कंगमिंग ठीक उसी जगह खड़ा था जहां उसने अंतिम वार किया था, उसकी तलवार अब भी हल्की नीली चमक से दमक रही थी। सीनियर सिस्टर लियू आगे बढ़ी। इस घातक द्वंद्व का विजेता, उन्होंने घोषणा की, वो कंगमिंग है। भीड़ विस्मय और उत्तेजना की सरसराहटों से गूंज उठी। आंतरिक शिष्य उस तलवार कला पर चर्चा में उलझ गए जिसे उन्होंने अभी देखा था, जबकि बाह्य शिष्य यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें खुश होना चाहिए या डरना चाहिए कि उनके पुराने उत्पीड़क को इस तरह मिटा दिया गया। मैंने देखा कि वो लिहुआ उस स्थान से गायब हो गई थी जहां वह खड़ी थी। यह कहना मुश्किल था कि वह अंतिम वार से पहले चली गई थी या बाद में। वो कंगमिंग ने उसी सहजता से अपनी तलवार म्यान में रखी, जैसे पूरे युद्ध के दौरान वह शांति में था। जब उसने अखाड़ा छोड़ने के लिए मुड़कर कदम बढ़ाया, उसकी नज़र क्षण भर के लिए मुझसे मिली। उसकी आंखों में कुछ प्राचीन था, कुछ ऐसा जो एक युवा साधक की आंखों में नहीं होना चाहिए था। फिर उसने मुस्कुराया, न वह ठंडी मुस्कान जो उसने जोंग के लिए रखी थी, बल्कि कुछ और, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। और फिर वह चला गया। तो वेई लिन ने भीड़ के शोर में कहा, अब हमें पता चल गया कि वह 3 महीने तक कहाँ था। और यह भी कि वह किससे सीख रहा था, मैंने जोड़ा, हालांकि यह बात मैंने केवल अपने मन में रखी। चाहे वह तलवार संत की कोई आत्मा थी या कोई अन्य प्राचीन विरासत, वो कंगमिंग को अपनी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा मिल चुका था जिसने एक असफल बाह्य शिष्य को उन तलवारबाजों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था जो केवल प्राचीन कथाओं में पाए जाते थे। अब संप्रदाय काफी दिलचस्प हो जाएगा, लिन मेई ने कहा। एक आंतरिक शिष्य को एक सेवक द्वारा मार दिया गया, वह भी भूली बिसरी तलवार कला से। अब तो संप्रदाय के सभी युवा स्वामी। वह बीच में ही रुक गई। मैंने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया और देखा कि नीले वस्त्रों में लिपटे कुछ आंतरिक शिष्य पहले से ही एकत्र हो चुके थे, उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। स्वाभाविक था, जो मिंग घमंडी था, पर वह अब भी उन्हीं में से एक था। एक पूर्व बाह्य शिष्य द्वारा उसका वध उनके पूरे समूह के लिए अपमानजनक था। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, मैंने धीमे स्वर में कहा। चीजें अब जटिल होने वाली हैं और मैं इसके बीच में नहीं फंसना चाहता। जैसे ही हम अखाड़े से बाहर निकले, मेरे मन में एक विचार गूंज उठा, अब संप्रदाय में बहुत कुछ बदलने वाला था। वो कंगमिंग ने अभी-अभी अपनी मुख्य नायक की स्थिति की घोषणा कर दी थी, एक रहस्यमय शक्ति प्राप्त करके और एक अहंकारी आंतरिक शिष्य का सार्वजनिक रूप से अपमान करके। इसका मतलब था कि अब हर कोई उसे चुनौती देगा। और इस संप्रदाय में इसका अर्थ था या तो खुला द्वंद्व या फिर छाया में बिछाए गए षड्यंत्र। अज्योर, मैंने चलते हुए सोचा, क्या तुम उन बचने के मार्गों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हो? पहले से कर रहा हूं, स्वामी। हालांकि
यह ध्यान देने योग्य है कि आपकी प्राचीन वृक्ष कला तलवार तकनीकों के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। पहले जीवित रहने पर ध्यान दो, मैंने जवाब दिया। हम बाद में यह सोच सकते हैं कि मुख्य नायक स्तर की तलवार कला के सामने हम कहाँ खड़े होते हैं। फिर भी मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जों का चेहरा जब उसकी अंतिम तकनीक भरभरा गई थी। वह दृश्य देखना बेहद संतोषजनक था। अब असली प्रश्न यह था कि अगली चुनौती वुकांगमिंग को खुले तौर पर दी जाएगी या फिर संप्रदाय के विशिष्ट छायाचित्र षड्यंत्र शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका उत्तर जो भी हो, जो भी उसे चुनौती देगा, वह केवल उसकी शिकार सूची में शामिल होगा।